This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। सड़क किनारे मिला युवक का शव, गला रेतकर हत्या की आशंका, पुलिस कर रही है मामले की जांच। निजी बस कंपनी के मैनेजर को अपराधियों ने मारी गोली, लूट के दौरान अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। और साइबर फ्रॉड गिरोह का पर्दाफाश, 3 शातिर गिरफ्तार, हजारों ग्राहकों को लगा चुका है चूना। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बेलगाम अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दिया है। लूट के दौरान निजी बस कंपनी के मैनेजर को गोली मार बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। घायल मैनेजर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तुर्की थाना क्षेत्र के मधौल गांव निवासी मधुकर कुमार उर्फ टुनटुन स्कूटी से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में मधौल नहर पुल के समीप काला रंग के पल्सर बाइक सवार 2 अपराधी आया और रुकने का इशारा किया। टुनटुन बाइक भगाने लगे। उसके बाद आगे से आकर अपराधी घेर लिया। दोनों के बीच गाली गलौज होने लगा। इसी बीच एक अपराधी उनके गले से सोना का चैन लूट लिया। उसके बाद गोली चलाया, लेकिन गोली मिस कर गया। उसके बाद दूसरी गोली टुनटुन के दाहिने पैर में मार दिया, जिसके बाद से बेसुध होकर वो जमीन पर पड़ गए। मौके का फायदा उठाकर अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। मामले की जानकारी पुलिस और परिजन दोनों को ही दी गई। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। आनन फानन में मधुकर को इलाज के लिए बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर की देख रेख में उनका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों का सुराग लगाने में जुट गई है। घटना जो तुर्की की तरफ से आ रहे थे, पीछे से पल्सर ब्लैक कलर का 2 अपराधी, एक हेलमेट पहने हुए था और एक बिना हेलमेट का था, हाथ में पिस्टल लिए हुए था और साइड से आकर के हमारा गाड़ी के आगे घेर करके और फायरिंग किया। एक मिस कर गया, नहीं लगा। उसके बाद हाथापाई हुआ, जो कहा भाई ऐसा काहे कर रहे हो। उसके बाद चेन पर नज़र पड़ा, उसको चेन छीना, फिर उससे हमको हाथापाई हुई। उसको धक्का देकर गिरा और पिस्टल छीनना चाहे। इसी क्रम में फिर दोबारा गोली पैर में मारा और पीछे से बाइक वगैरह बहुत सारा लोग, रोड है, चलता है, मेन रोड है। फिर उसी क्रम में उधर से घूम के ही चला गया, वापस लौट गया, चेन लेकर के और लौट गया। कितने लोग थे? 2 आदमी थे। किधर भागा? तुर्की की तरफ भागा। कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे। बाइक से थे या पैदल थे? बाइक से, स्कूटी से थे। घर फिर आए हैं, जींस पैंट में लगा हुआ था गोली, घर पे खोल करके गाड़ी निकलवाए हैं ड्राइवर से और हॉस्पिटल आए हैं सीधा। हवाई फायरिंग किया करते हुए भागा? नहीं, हवाई फायरिंग। अब ये तो हम, अब उस समय तो हम नर्वस हो गए थे। क्या उम्र गई होगी दोनों की? लगभग 25-30, वही 31 यही होगा। नहीं, चेहरा नहीं ढके हुए थे। एक हेलमेट उतारा नहीं और एक ओपन था। पुलिस आई थी? नहीं, पुलिस को खबर करते थे ना, पुलिस को बाद में खबर किया। उस समय हम जान बचावे कि अब पुलिस को खबर करें। गोली आपको पैर में मारा है? पैर में लगा हुआ है, जांग में लगा हुआ है। क्या गोली मारा है? 2 गोली चलाए, 1 गोली लगा, 1 मिस किया। प्रॉपर घटना मधौल की है? मधौल दिल्ली लाइन होटल के पास है। दिल्ली लाइन होटल और नहर के बीच में। किसी से 12:15 बजे का घटना है। क्या कर आज ही की घटना है और जहां सदर थाना और
तुर्की थाना के सीमावर्ती क्षेत्र में नहर के किनारे ये मोटरसाइकिल पे वो आ रहे थे और चेन छीनने के क्रम में ब्लैक पल्सर गाड़ी पर दो लोग आए जो कि अपनी गाड़ी से उनको घेर लिए और घेरने के बाद से उनका चेन छीनने की कोशिश किए। चेन छीने उसके बाद से इन्होंने पैर में गोली भी मारी है, जांघ के पास लगा है। अभी वो माँ जानकी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, लेकिन खतरे से पूरी तरह से बाहर हैं। अब मैं वहीं पर उनसे बयान लेने ही जा रहा हूँ। घटना का कारण तो वो पूछताछ तुर्की थाना द्वारा किया गया कि कोई पहले से कोई पूर्व दुश्मनी, लेकिन उन्होंने एक सिरे से इनकार किया कि ये मुजफ्फरपुर के बोछा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक युवक का शव संदिग्ध स्थिति में बसवारी में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शव बोछा बाजार के पास एक लीची बागान के अंदर पाया गया। मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला, जिससे उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव की फोटो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा कर पहचान सुनिश्चित करने की कोशिश शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलवाया गया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी रंजिश में हत्या का प्रतीत होता है। मृतक की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। बोछा में ये बीते रात्रि की घटना है, लेकिन सुबह में पता चला जब हम लोग 0 माइल से बोछा बाज़ार की ओर जाते हैं तो बोछा बाज़ार से करीब 1 किलोमीटर पहले लीची बागान के बगल में बांस का जो झुरमुट है उसी बीच में एक डेड बॉडी प्राप्त हुआ, जो कि प्रथम दृष्टया लग रहा है कि चाकू से उनके गले को रेता गया है। अभी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है। हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम लोग पहचाने। आसपास के जितने भी लोग अब तक देखने आए हैं वो अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग पहले तो पहचान स्थापित कर लेंगे। लेकिन जो अग्रेतर कार्रवाई हो रही है, जैसे कि एफएसएल टीम आई, उन्होंने जांच पड़ताल किया और हम लोग डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिए हैं, लेकिन अब तक पहचान नहीं हो पाई कि वहाँ कुछ संदिग्ध सामान मिले। संदिग्ध सामान तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन लोगों का ये कहना था कि वहाँ पर लोग उस लीची बागान के पास जो बांस का पेड़ सब है उस बीच वो लोग कहीं से लोग शराब पीने आते थे या गांजा पीने लोग इकट्ठा होते थे। तो हम लोग हर एंगल से पता कर रहे हैं, पहले तो पहचान स्थापित हो जाए, इसका हम लोग अनुसंधान करके जो दोषी होंगे उनको हम लोग। मुजफ्फरपुर में मां के अवैध संबंध के कारण बेटा ने उसके प्रेमी जीतू की हत्या कर गांव के खेत में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया था। परिजनों ने मृतक के बेल्ट व कपड़ा से पहचान किया। आरोपी बेटा अविनाश की गिरफ्तारी कर लिया गया है। दर्शकों को बता दें कि तुर्की थाना क्षेत्र के छाजन गांव निवासी बिंदेश्वर राम का पुत्र जीतू राम 7 मई को लापता हो गया। परिजन काफी खोजबीन की, लेकिन जीतू का कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद 20 मई को जीतू की पत्नी चंदा देवी ने थाना में लिखित आवेदन दिया। पुलिस जांच कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि गांव के ब्रजकिशोर भगत के खेत में गड़ा हुआ जीतू का शव मिला। परिजनों ने उसके बेल्ट व कपड़े से उसकी पहचान किया। सूचना पर पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गांव के ही एक शादीशुदा महिला के साथ उसका गलत संबंध था, जिसके बाद पुलिस इस बिंदु पर जांच करना शुरू कर दी। जिस दौरान पता चला कि जिस दिन जीतू लापता हुआ था उस दिन महिला का बेटा अविनाश घर पर था, लेकिन शव मिलने के बाद से वो फरार है। पुलिस अभिषेक को गिरफ्तार की, उससे सख्ती से पूछताछ किया गया। अविनाश ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार किया। उसके निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुदाल और जीतू का टूटा हुआ मोबाइल बरामद किया गया है। 20 तारीख को चंदा देवी थाना पा करके एक आवेदन दी, जो तुर्की थाना अंतर्गत छाजन पसरवाड़ा गांव के रहने वाली है, कि मेरे पति 7 तारीख से गायब हो गए। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ है और अभी तक लापता है। घटना तो है 7 तारीख से लापता थे, लेकिन वो लोग भी खोजबीन में व्यस्त रहे। लेकिन 20 तारीख को वो थाना में रिपोर्ट किए। थाना में रिपोर्ट करने के बाद अनुसंधान जो करता जो है थानाध्यक्ष ये स्वयं ये बने और इसमें त्वरित गति से इसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो
प्रकाश में आई कि वो लड़का जो था जित्तू राम, वो शादीशुदा हालांकि था वो, और उम्र था 26 साल का। छाजन हरिराय टोला के एक महिला हैं, उनसे उसका माने कि गलत संबंध उसका था। 5-6 साल पहले से भी उसके साथ कुछ गलत करते हुए पकड़ा गया था गांव वाले के द्वारा, तो उसको गांव वाले द्वारा दबा दिया था, मारपीट भी किया गया था। उसके बाद फिर वो बाहर चला गया, जित्तू राम बाहर भी चला गया कमाने के लिए, फिर इधर आ गया और 7 तारीख को मिसिंग हो गया। तो शक की सुई हम लोग को उस पर जा रहे थे, लेकिन कोई प्रूफ मिल नहीं रहा था। तो इसी बीच में डेड बॉडी जो है उसका जो है जो मृतक जो है 21 तारीख को जो है छाजन पसरवाड़ा के गांव के खेत में है, एक ब्रजकिशोर भगत के खेत में गड़ा हुआ मिला हुआ है। जब उसको सबको जब निकाला गया, जो सीओ के मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, क्योंकि सब जो गड़ा हुआ रहता है तो मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में ही सबको निकाला जाता है। जब सबको निकाला गया तो सब तो काफ़ी गल गया था, लेकिन उसके जो बेल्ट जो पहना हुआ बेल्ट था और उसका जो जीन्स था, उससे उसके पहचान हुए, जिसके उसका परिजन जो है पहचान के ये जित्तू राम ही है। उसके बाद शक के आधार पर जो है उसके बाद जो शक सुई जो महिला जो की तरफ जा रही थी, उसका पता किया गया कि उसका लड़का है एक अविनाश। जब उसके पता किया गया तो पता कि जब घटना के टाइम में घर पे देखा गया था, लेकिन जब डेड बॉडी जब बाहर निकल गई तो ये वहाँ से घर से फरार हो गए। तो उसको जो है गुप्त सूचना के आधार पर जो है तकनीकी साक्ष्य के आधार पर त्वरित गति से थानाध्यक्ष द्वारा जो है अपने टीम के साथ अरेस्ट किया गया। जब उनसे कन्फेशन लिया गया, जब पूछताछ किया तो इसने घटना में संलिप्तता अपना स्वीकार कर दिया गया और इसने बताया कि रात में 7 तारीख को वो 11 बजे रात को इसके घर पर आया था और इसके घर में घुसने का गलत उद्देश्य से घुसने का प्रयास किया गया था। तो इसने उसको रोक टोक किया, उसमें हाथापाई को मार दिया, सिर को मार दिया और वहीं गिर गया वो। उसके बताया कि उसके बाद जो है घर से फिर कुदाल ले आया और वहीं गड्ढा कर करके सबको जो है दफन कर दिया गया। मारने में सर कितने लोग के हाथ अभी तक? फिलहाल ये है अपने स्वयं किया है कि मारे हम हैं, उठा पटकी हुआ, अगर हमने मारते तो वो हमको मार देता। और चूँकि मेरे माँ से वो गलत संबंध बनाने के प्रयास कर रहा था और दबाव भी डाल रहा था, तरह तरह का हरकत भी कर रहा था, गलत हरकत भी कर रहा था, जिसके कारण इसको काफ़ी आक्रोश हो गई और रात में ही आकर के इसके घर में घुसने का प्रयास उसके द्वारा किया गया। साइबर फ्रॉड गिरोह के 3 अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने दबोच लिया। आर्थिक अपराध इकाई पटना के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर प्रहार के तहत मुजफ्फरपुर की साइबर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 साइबर ठग को सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर मनोकामना नगर स्थित एक किराए के मकान से व तीसरे की गिरफ्तारी पटना से की गई है। उनकी पहचान पारू थाना क्षेत्र के रसूलपुर निवासी मोहम्मद हुसैन, सरैया थाना के तिल बिहट्ठा गांव निवासी विपिन कुमार और शेखपुरा जिला के अरियारी थाना के करीमा बिगहा गांव निवासी रोहित कुमार के रूप में किया गया है। पुलिस ने तीनों के पास से 32 मोबाइल फोन, 9 सिम कार्ड, 5 लैपटॉप, 1 मॉनिटर, 1 सीपीयू, 1 मदरबोर्ड, 1 चेकबुक, 2 आधार कार्ड, 12 डेबिट कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 3 चार्जर, पैसे से लेन देन से संबंधित 3 नोटबुक, 1 माउस, 1 SSD, 1 पिट्ठू बैग और बैंकों से संबंधित अन्य कागजात बरामद किया है। गिरफ्तार तीनों साइबर अपराधी ई-कॉमर्स साइट पर अपनी फेक आईडी व नंबर अपलोड रखते थे। अगर किसी ग्राहक का पार्सल या कुरियर फंस जाता था, जैसे ही वे गूगल पर कस्टमर केयर का नंबर या आईडी सर्च करते थे तो इन साइबर अपराधियों का नंबर आ जाता था। फिर साइबर अपराधी कस्टमर केयर के अधिकारी बनकर उनसे पार्सल से संबंधित सभी जानकारी पूछ लेते थे। ऑर्डर व पार्सल कैंसिल होने या डीएक्टिवेट होने का भय दिखाकर उनको अपने झांसे में ले लेते थे। फिर ग्राहक के मोबाइल फोन पर एक APK फाइल भेजकर उनके मोबाइल में इंस्टॉल करवाकर उनका सभी एक्सेस अपने कंट्रोल में ले लेते थे। इसके बाद से नंबर से जुड़े आधार पर खाते के सारे रुपए उड़ा लेते थे। साइबर अपराधियों के पास से बरामद पैसे के लेन देन के नोटबुक में करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली। इसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। जैसा आपको पता है कि साइबर क्राइम को के लिए एक साइबर थाना हर ज़िले में ओपन हुआ है, नोटिफाइड हुआ है और उसमें DSP रैंक के पदाधिकारी को SHO के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया है। लगातार मकसद यही है कि जो साइबर क्राइम है, जो बढ़ रहा है साइबर क्राइम, उस पर इफ़ेक्टिव कार्रवाई की जा सके और EOU के द्वारा, पुलिस मुख्यालय और EOU के द्वारा साइबर
ऑपरेशन साइबर प्रहार भी चलाया जा रहा है। तो उसी के क्रम में कुछ संदिग्ध गतिविधि वाले मोबाइल नंबर की सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई थी। उसके आधार पे मेरे द्वारा साइबर डीएसपी हिमांशु के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई उसके सत्यापन के लिए, जिसमें पुलिस निरीक्षक देवेंद्र कुमार, कांस्टेबल दिवेश कुमार, कांस्टेबल नीतीश कुमार और कांस्टेबल अतुल कुमार को सम्मिलित किया गया। और जो नंबर थे उनके लोकेशंस पे, उनके मालिकों पे, संभावित लोकेशंस पे रेड किया गया, जिसमें से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई। और उसके पूछताछ के आधार पे, वहाँ बरामदगी के आधार पे पटना से एक तीसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, रोहित कुमार। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें मोहम्मद हुसैन है, ये पिता मोहम्मद कलाम है, ग्राम रसूलपुर के हैं, ये पारू थाना के है। दूसरा है विपिन कुमार, ये बेरुआ का है, थाना सरैया का है। और एक रोहित कुमार जो कासिम बिगहा, थाना अरियरी, शेखपुरा जिला का है। इनके द्वारा जो है जो भी कोई भी व्यक्ति जो कस्टमर है जो ई-कॉमर्स साइट पे, शॉपिंग साइट पे कुछ भी ऑर्डर करते हैं और उनको डिलीवरी में या कोई इश्यूज़ आता है, तो जब वो ऑनलाइन सर्च करते थे तो ये जो साइबर क्रिमिनल्स है फेक ऐड, गूगल ऐड डालते थे, जिसमें इनके द्वारा जो कस्टमर्स होते हैं ई-कॉमर्स के, उनको रिझाया जाता है। वो वहाँ पे उनके फेक वेबसाइट पे जा कर के अपनी सारी डिटेल डालते हैं कि क्या ख़रीदा था और क्या 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 उनका मोबाइल नंबर है। इसको ये लोग कैप्चर कर लेते थे डेटा को। उसके बाद ये साइबर क्रिमिनल्स उन कस्टमर्स को कॉल करते हैं, कॉल करके और उनसे उनको बताया जाता है कि आपका कैंसिल हो जाएगा ऑर्डर, या ये इशू है, इसमें आप इतना पैसा दीजिए। और उसी में बहला फुसला करके वो APK फाइल जो इंस्टॉल करवाते थे उनके मोबाइल में, फेक ऐप इंस्टॉल करवाते थे और उसके माध्यम से UPI का इनको एक्सेस हो जाता था। उसके अलावा OTP का एक्सेस हो जाता था और सारी मोबाइल में जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसका एक्सेस हो जाता है, और जिसके आधार पे लोगों के मोबाइल से UPI से अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। तो इसमें जो गिरफ्तारी हुई, उसके अलावा जो रेड हुआ है उसमें बहुत बड़ी संख्या में मोबाइल की जब्ती हुई है। टोटल 32 मोबाइल की जब्ती की गई है, जिसमें 8 मोबाइल आईफोन है। सिम कार्ड इनके पास से 9 बरामद हुआ है, लैपटॉप 5 बरामद हुआ है, मॉनिटर 1 बरामद हुआ है, CPU 1 बरामद हुआ है, मदरबोर्ड 1 बरामद हुआ है, चेकबुक 1 बरामद हुआ है, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो होता है 12 बरामद हुए हैं, पेन ड्राइव 2 बरामद हुए हैं। इनके पास से कुछ नोटबुक भी मिले जिसमें पैसे के लेन देन का हिसाब किताब लिखा हुआ था। ये सब सारी चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये ऑपरेट सर कहाँ पे करते थे? कोई ये देखिए इनका मुजफ्फरपुर में भी ऑपरेट करते थे और पटना से भी ऑपरेट करते थे, शेखपुरा से भी। ये थोड़ा इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट एक इनका गैंग है, जिसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करके इनके अन्य गैंग मेंबर्स का भी पता करके उन पर भी कार्रवाई करेंगे। ये जो साइबर क्राइम होता है, आप लोग के माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं सफल वो तभी हो पाते हैं जब हम लोग, खास करके जो विक्टिम होते हैं, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग करते हैं साइबर क्रिमिनल्स का, चाहे वो अपने डिटेल्स को बता करके या चाहे उनके द्वारा दिए गए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके या उनके द्वारा जो भी निर्देश दिया जाता है उसको फॉलो करके। जबकि कोई भी ऑफिशियल कस्टमर केयर होता है या कोई भी वेबसाइट होता है, वो आपसे कभी भी आपके पर्सनल डिटेल्स को, अकाउंट नंबर को कभी भी नहीं मांगेगा। तो मेरा लोगों से अपील होगा कि ऐसे जब इस तरह का कॉल आए तो तुरंत 1930 पे सूचना दें और ऐसे नंबर्स को ब्लॉक कर दें, 1930 पे सूचना देते, और उसके अलावा कभी भी अपने पर्सनल डिटेल्स को शेयर ना करें। जितनी सावधानी बरतेंगे उतना साइबर क्रिमिनल से बच के रहेंगे। और हम लोग को सूचना देने के बाद हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे इसमें भी कार्रवाई की गई है सूचना के आधार पर। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के विशुनपुर पट्टी वार्ड संख्या 10 में शुक्रवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। अक्षरलाल सहनी का 12 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार घर से शौच के लिए निकला था, तभी टूटे हुए बिजली के तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे में उसकी मां भी करंट की चपेट में आकर झुलस गई और घायल हो गई। जानकारी के अनुसार बीते दिनों आई आंधी तूफान और बारिश के कारण घर के पास लगे एक बिजली के पोल पर पेड़ गिर गया था, जिससे तार टूटकर जमीन पर आकर गिर गया।
यह कार बिना किसी चेतावनी या मरम्मत के खुले में पड़ा रहा और यही लापरवाही एक मासूम की जान ले ली। परिजन तुरंत प्रिंस को सीएचसी लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर फैलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही वीआईपी नेता इंजीनियर राजेश सहनी और संजय यादव पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने बिजली विभाग की लापरवाही को इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया और विभाग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। शॉर्ट करंट लगा हुआ है सुबह में 6 बजे के टाइम में। कहाँ पर? बिशनपुर पट्टी 44 पुल के नीचे कैसे करंट लगा? घोड़ा पर, दरवाजे पर या कहीं? दरवाजे पे ही लगा है। मतलब करंट कैसे लगा? शॉर्ट सर्किट से कारण तार टूट के गिर गया या गाछ गिरा हुआ है। ऐसा गांच गिरा हुआ है? हाँ। कब गिरा गांच? और परसों जो आंधी आया ना सुबह में, उसी दिन गिरा हुआ है। तो बिजली का तार मैंने टूट के आज गिरा है? नहीं, उसी दिन क्या गिरा हुआ है, अभी तक वही है, उसी तरह है। अच्छा, उसी तार में करंट आने के कारण हाँ, उसी तार में करें। करंट लगने से मौत हो गया। हाँ, बच्चा के दरवाजे पर क्या कर रहा था? बच्चा के दरवाजे दरवाजे पर क्या कर रहा था बच्चा? जा रहा है, वो तो रास्ता है तो हम लोग का। दरवाजे पर पैर गिर गया था? हाँ। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत रजवाड़ा के पास शुक्रवार की अहले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। मृतक की पहचान 34 वर्षीय मुंटुन मलिक के रूप में हुई है, जो धनैया गांव का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 3:20 पर हमको जानकारी में से एक्सीडेंट हो गया है। कौन जानकारी दिया? वो अथी दिया है, मैं दलघीचन ड्राइवर दिया है। वो अच्छा, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है? रजवाड़ा मुसरपट्टी लगा। अच्छा, कैसे एक्सीडेंट हुआ है कुछ पता चला है? नहीं, पता नहीं चला आप हमको। गए हैं तो वहाँ क्या देखे हैं? खाली उनको चेहरा देखे हैं और कुछ तो नहीं देखे हैं। गाड़ी किसी से गाड़ी क्षतिग्रस्त है, टूटा फूटा है? खाली हाथ छूटा है। गाड़ी भी क्षतिग्रस्त है, टूटा हुआ है गाड़ी? हाँ, गाड़ी छूटा है। क्या नाम हो गया मृतक का? उसको अति मिंटू मलिक। मुंटुन मल्ले। हाँ, कितना उम्र होगा? 25 का अथी होगा। कहाँ जा रहा था? अभी हम सर नहीं बताएंगे तो कहाँ जा रहा था, कल कहाँ गया ना, तो हम नहीं जानते। सूचना हम लोग सरकारी वाहन से गश्ती कर रहे थे पुलिस बल के साथ में। थाना अध्यक्ष द्वारा हमें सूचना मिला ग्रामीणों द्वारा। उसके बाद में उस घटना स्थल पर हम लोग पहुँचे और मृतक को उठाकर वाहन द्वारा सरकारी अस्पताल में साहिबगंज लाया गया। यहाँ घोषित कर दिया? यहाँ के डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। क्या नाम है मृतक का? इनका नाम मुंटुन मलिक बताया जाता है। इनका पिताजी का नाम स्वर्गीय भोला मलिक बताया जाता है और ग्राम धनैया के रहने वाले हैं, थाना साहिबगंज, जिला मुजफ्फरपुर। क्या लगा दुर्घटना कैसे हुई है? इनका दुर्घटना मोटरसाइकिल वाहन द्वारा हुआ है। अज्ञात वाहन प्रतीत होता है? अज्ञात। परिजन क्या कुछ बताया, कहाँ जा रहा था? परिजन द्वारा बताया गया कि कुछ पैसा का लेन देन मतलब के बारे में किसी के यहाँ गए थे। जा रहा था। बैंक व ज्वेलरी शॉप के सुरक्षा का मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने शुक्रवार को ऑडिट किया। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र स्थित आधा दर्जन से अधिक बैंक व ज्वेलरी शॉप में एसएसपी टाउन डीएसपी 1 सीमा देवी व थानेदार जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम जाकर सुरक्षा के संबंध में बैंक प्रबंधन से जानकारी ली। उनको पुलिस मुख्यालय से सुरक्षा को लेकर जारी एसओपी को हर हाल में पालन करने का निर्देश दिया है। शहर के कलमबाग रोड स्थित कई बड़े ज्वेलरी शॉप में सुरक्षा पुख्ता मिला। ऑडिट के दौरान कई बैंकों में आर्म्स गार्ड नहीं मिला। उनके प्रबंधन से बातचीत की। बैंक परिसर के अंदर व बाहर गेट पर हाई रेजोल्यूशन का कैमरा लगा है कि नहीं, इसकी जानकारी ली। बैंक के मेन गेट का ग्रिल में स्टिकर लगा है या नहीं, जो भी व्यक्ति अंदर जाता है उसका गेट पर चेकिंग होता है या नहीं, इसकी भी जानकारी ली। एसएसपी ने निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई है उसको बैंक प्रबंधन को हर हाल में 2 दिनों के भीतर दूर करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सभी थानेदार को बैंक, ज्वेलरी शॉप, पेट्रोल पंप समेत अन्य
वित्तीय संस्थानों में नियमित चेकिंग करने व गश्ती करने को कहा है। बैंक के अंदर अगर कोई युवक संदिग्ध दिखे तो तुरंत उसका सत्यापन करने का निर्देश दिया है। सिक्योरिटी को लेकर के मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा लगातार बैंकों में और ज्वेलरी शॉप्स में जा कर के ऑडिट किया जा रहा है। उद्देश्य यही है कि जो एसओपी है, जो सिक्योरिटी की एसओपी है, उन सब चीज़ों का पालन बैंक्स के द्वारा या जो ज्वेलरी शॉप्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है कि नहीं, इस चीज़ों को देखना, इस चीज़ों को वेरीफाई करना, अगर इसमें कमी है तो उसको निर्देशित करना। आज भी मेरे द्वारा कई बैंकों का औचक निरीक्षण किया गया है, सिक्योरिटी ऑडिट किया गया है और हमारी टीम के द्वारा भी किया गया है। उसके अलावा ज्वेलरी शॉप्स का भी किया गया है और उसमें जो कमी पाई गई हम लोगों ने उनको बताया है। 2 दिन के अंदर में उसको रेक्टिफाई करने के लिए इंश्योर करने को बोला है। उसके अलावा हमारी जो रूटीन वर्क है कि हमारी पूरी पुलिस की टीम, चाहे 112 की हो, चाहे थाना की पेट्रोलिंग गाड़ी हो, चाहे थाना की अलग से गश्ती निकलती है, सभी को निर्देश है कि सुबह से लेकर के और शाम तक में लगातार बैंक को में विज़िट करें, ज्वेलरी शॉप्स में विज़िट करें, जो पेट्रोल पंप्स हैं वहाँ पे विज़िट करें और लगातार वहाँ पे पेट्रोलिंग करते रहें ताकि किसी भी तरह के क्रिमिनल्स जो अपना क्राइम करने में सफल ना हो पाए। उसके अलावा जो क्या कहते हैं वेरिफिकेशन है, ख़ास करके जो बैंक्स में यंग लड़के खड़े रहते हैं उनका भी लगातार वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा किया जाता रहे, इस चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया है। उसी तरीके से कल मेरे द्वारा अहियापुर थाना क्षेत्र में कई जगहों पे, खास करके जो लॉज हैं जहाँ पे नए लड़के, यंग लड़कों के रहने की सूचना रहती है, वहाँ पे भी मेरे द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था पूरी टीम के द्वारा। उसमें भी यह पाया गया, पहले भी पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को बताया गया है, मकान मालिकों को, लॉज मालिकों को, कि कहीं भी कोई भी अगर वो रेंटर को रखते हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है। लेकिन कल जो सर्च किया गया है, हम लोग के द्वारा जो निरीक्षण किया गया, उसमें ये पाया गया है कि अभी भी मकान मालिक अपने रेंटर्स का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करा रहे हैं। अभी हम लोगों ने उन लोगों को वार्न किया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ये फॉलो अप नहीं करेंगे लोग, सारे जो मकान मालिक हैं अगर वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं अपने रेंटर्स का, तो अगर कोई भी क्राइम होगा तो हम यह मान के चलेंगे कि वो जो मकान मालिक हैं अपने रेंटर के साथ संलिप्त हैं उस क्राइम को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कराने हैं। उसके अलावा जो लॉजेज है, अगर वो ये काम नहीं कराते हैं तो हम उस लॉज को सील भी कराने के लिए आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये जो अभियान है पुलिस वेरिफिकेशन का, ये लगातार चलता रहेगा। सर्च का वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। सहकारिता विभाग बिहार के सभी प्रखंडों में 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र में 1.14 करोड़ की लागत से 10 टन क्षमता का कोल्ड स्टोर, 20 टन का गोदाम, कार्यालय, सब्जी मॉल और पार्किंग का निर्माण करेगा। यह जानकारी सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुक्रवार को जिला समाहरणालय सभागार में विभागीय बैठक के बाद प्रेस वार्ता में दी। मंत्री ने बताया कि बिहार और केंद्र सरकार द्वारा सहकारिता विभाग के तहत कई योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसका लाभ किसानों और सहकारी समितियों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सब्जी उत्पादन की प्रचुरता को देखते हुए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके तहत सब्जियों की बिक्री और
प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए बिहार राज्य सब्जी उत्पादक प्रसंस्करण मार्केटिंग फेडरेशन का गठन किया गया है। यह परियोजना न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी बल्कि सब्जियों के भंडारण और विपणन को भी सुगम बनाएगी, जिससे बिहार के कृषि क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा। सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के मौके पर आज मुजफ्फरपुर जिले में मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा किसानों को केसीसी का लोन, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप के लोगों का ऋण और साथ ही साथ सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के पैक्सों में 3 प्रकार गोडाउन दिए जा रहे हैं। एक 1000 MT का है, दूसरा 500 MT का है, तीसरा 200 मैट्रिक टन का है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अभियान चलाया गया है। माननीय मोदी जी की सरकार ने विश्व अन्न भंडारण योजना, उसके तहत हम सब राज्य के 75 स्थानों पर 5000 मैट्रिक टन और 10,000 मैट्रिक टन का हम करने जा रहे हैं। उसकी भी योजना है और पैक्सों के अंदर में किसान भाइयों की योजना दिया जा रहा है। एक योजना हमने लॉन्च किया है। सहकारिता विभाग के द्वारा कई वर्षों से पैक्सों के माध्यम से जो हमारा प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति है उनके द्वारा हम धान की अधिप्राप्ति करते हैं, गेहूं की अधिप्राप्ति चल रही है। और हम सबों ने एक और अच्छी शुरुआत की। सब्जी, बिहार में सब्जी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और सब्जी का उत्पादन को लेकर हम लोग बनाया है बिहार राज्य सब्जी उत्पाद प्रसंस्करण मार्केटिंग फेडरेशन। उसके माध्यम से हम राज्य के सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पाद सहयोग समिति का निर्माण कर रहे हैं। राज्य के 534 प्रखंडों में अभी तक 495 समितियां गठित हो गई है। शेष 39 और जो बच गए हैं 15 जून का लक्ष्य रखा गया है। 4 यूनियन बनाया गया है। हम जहाँ बैठे हैं यह तिरहुत संघ बना है, तिरहुत सब्जी संघ, पटना में हरीश सब्जी संघ, मगध सब्जी संघ मगध में, और एक हमारा मिथिला सब्जी संघ जाकर 5 संघों का निर्माण जल्दी होने जा रहा है। और सभी प्रखंडों में 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन में 1 करोड़ 14 लाख की लागत से 10 टन का कोल्ड स्टोरेज, 20 टन का गोडाउन और शेष में कार्यालय, सब्जियों का सॉर्टिंग, ग्रेटिंग, शेड, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। प्रथम फेज में हमने 25 स्थानों पर बिहार में शुरू किया है, जो मनकर अंतिम चरण में है। जून में हम लोग सब उद्घाटन करेंगे यहाँ कर। उसी तरह से तिरहुत में नोट की कितना हुआ है। द्वितीय चरण के पिछले वित्तीय वर्ष समाप्ति पर हम लोगों ने 24-25 में 39 स्वीकृति प्रदान किया है और अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष में 13 स्थानों पर, कुल 77 स्थानों पर यह अभियान चलाया गया है। आगे हमारा प्रयास है चरणबद्ध तरीके से सभी प्रखंडों में किसानों के द्वारा सब्जी बड़े पैमाने पर उत्पादन बिहार में होता है। और अक्सर देखा गया है कि लगभग 30% सब्जियां बर्बाद होती है। कोल्ड स्टोर का भाव बर्बाद होता है जाकर के, और साथ साथ मार्केट का चयन नहीं होने के कारण जाकर हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। अभी हम लोगों ने कई टमाटर दिया और आलू का भी मुर्गो। अभी हम लोगों ने उत्तर बिहार में 3 संघों में किसान भाइयों को हमने टमाटर का पौधा और वह आलू, जिस आलू से मतलब बनता है चिप्स, मतलब जो हम आलू इस्तेमाल करते हैं घरों में, उससे अलग आलू होता है, उसका बीज हमने दिया है जाकर के। और उसका जो क्वांटिटी है, उसकी राशि जो जाकर के है, और उसके काफ़ी किसानों को फ़ायदा हो रहा है जाकर के है। लगभग 4 महीने पहले हम लोगों ने
इन चीज़ों का वितरण किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के में रहने वाले किसान जो भाई हैं, धान, गेहूँ, मक्का सहित विभिन्न चीज़ों का जो करते हैं उत्पादन, उसमें हम लोगों ने 3,64,023 किलो आलू का बीज हमने दिया है जाकर के, और टमाटर का दिया प्लांट पौधा दिया है 20,90,000 किन संघों में दिया गया है, तिरहु संघ, मिथिला संघ और हरि संघ में दिया गया करके। और अभी हम लोगों ने 2,000 मैट्रिक टन HUL वैशाली में एक संस्था है जाकर जो कैचअप बनाती है, सॉस बनाता है, उनसे एग्रीमेंट हमारा हुआ है। किसानों का टमाटर वहाँ जा रहा है। हम चाहते हैं सब्जी हम इस्तेमाल करते हुए बच जाता है, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे। हो रही है वह प्रमंडलीय बैठक सेकंड हाफ में होगी जाकर। प्रथम हाफ में हम बैंकों का समीक्षा करेंगे। किसान भाई यहाँ पर आए हैं, ऋण दिया जाएगा, इन योजनाओं का शिलान्यास होगा जाकर के, और उसके बाद इतनी योजनाएं जो हैं कुल हम देख रहे हैं तिरहु संघ में कुल मिलाकर 28 हम लोग सुकृत किया है जाकर। मुजफ्फरपुर कितना है? यहाँ मुजफ्फरपुर में सर अभी 3 किए थे पिछले बार, और 2 पहले से 5 यहाँ भेजा करके। तो सभी प्रखंडों में 10,000 स्क्वायर फीट ज़मीन में हम ऐसा कर रहे हैं, और आगे प्रयास है हर प्रखंड में। ये हमारी योजना है, किसानों का मतलब बर्बाद नहीं हो। साथ ही साथ बिहार में सहकारिता बैंक है, और सहकारिता बैंक गठन करने का उद्देश्य था राज्य के किसान भाइयों को, जिस तरह हम लोग पिछले वित्तीय वर्ष में धान की प्राप्ति में 45 लाख मैट्रिक टन पूरा टारगेट बिहार का था, 88% हम लोगों ने धान की प्राप्ति किया, और किसान भाइयों के खाते में हम लोग 48 घंटे के अंदर में राशि भेजने का काम किया है। लगभग 9,500 करोड़ की राशि हम लोगों ने किसानों को दिया है, पैक्सों के माध्यम से, व्यापार मंडल के माध्यम से। अभी गेहूं की खरीद चल रही है, 15 जून अंतिम तिथि उसका रखा गया है। आगे रबी 25-26 के मौसम में हम लोगों ने सरसों, चना, मसूर उसका विक्रय करने जा रहे हैं जाकर के। और आगे कदम बढ़कर हम लोगों ने मधुमक्खी पालकों के लिए, खासकर मुजफ्फरपुर में देख रहा हूँ बड़े पैमाने पर किसान मधुमक्खी का पालन करते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग का अभाव होता है, ब्रांडिंग नहीं है, पैकेजिंग नहीं जा करके। तो हम लोगों ने इसका फेडरेशन बना रहे हैं। फेडरेशन के माध्यम से आने वाले समय में जिससे कॉम्फेड बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन बिहार में बना हुआ है, जिसका ब्रांड सुधा है। सुधा का मिठाई बिहार के लोग खा रहे हैं। यह मिठाई बिहार ही नहीं देश में जा रहा है जाकर। घी है, लस्सी है, छाछ है, मक्खन है, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी डिमांड जाकर। अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और कंटेनर के माध्यम से अमेरिका और कनाडा में बिहार का घी मिठाई भेजा गया जाकर। यानी कि सहकारिता के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं जाकर के। उसी तरह से हनी, मधु, जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में हो रही जाकर के। मखाना, देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी आए थे, उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लगभग मखाना बोर्ड का निर्माण घोषणा सरकार ने कर चुकी है। 100 करोड़ का बजट है। हम उत्तर बिहार के उन जिलों में जब मखाना के बड़े पैमाने पर खेती होती जाकर के, उसमें दरभंगा हमारा है, मधुबनी है। मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के तत्वाधान में शुक्रवार को जिला स्कूल प्रांगण में नगर निगम में काम कर रहे सफाई कर्मियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और पेंशन सुविधा लागू करने में देरी के मुद्दे पर चर्चा करना था। यूनियन अध्यक्ष अशोक राय ने बताया कि नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी ने कर्मचारियों के वेतन में 50 रुपए की वृद्धि और पेंशन सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया था। बावजूद इसके पिछले 4 महीनों से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिला है। यूनियन ने निगम प्रशासन को बकाये वेतन भुगतान के लिए 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अशोक राय ने चेतावनी दी थी कि यदि मांगे अतिशीघ्र पूरी नहीं होती है तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। इसके लिए शनिवार को होने वाली यूनियन की बैठक में हड़ताल की तारीख तय की जाएगी। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो सकती है।
यहाँ जो है सो कि 50 रुपया मेरे मजदूर का बढ़ोतरी हुआ, वो बढ़ोतरी का आज 5वां महीना है और अभी तक निगम प्रशासन ने उसका भुगतान नहीं किया। अब कर्मचारी के बर्दाश्त के बाहर है, वो हड़ताल के मूड में है। उसके बाद फैमिली पेंशन भुगतान के बाद इन्होंने 10 दिन के अंदर कहा था, वो भी नहीं हुआ। 7वां वेतनमान है, वो भी नहीं हुआ। यानी निगम प्रशासन को कर्मचारी का कोई भी समस्या से कोई माने मतलब नहीं है। अब ये मजदूर बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अब ये कल मेरा रणनीति तय हो जाएगा, उसके बाद डेट अनाउंस हो जाएगा। डेट अनाउंस में सारे कर्मचारी से सहमति मिल गई कि हम काम बंद करने जा रहे हैं। हम पूरे अनिश्चितकालीन काम बंद करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, और नहीं तो निगम प्रशासन इसके बीच में सारे कर्मचारी का भुगतान करें। यहाँ स्टैंडिंग बोर्ड का भी वैल्यू नहीं है। दुख तो इस बात का है कि स्टैंडिंग बोर्ड का भी वैल्यू नहीं है। जब वो 50 रुपया बढ़ोतरी का पास कर दिया, फैमिली पेंशन का स्टैंडिंग पास कर दिया, तो भी ये भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसको प्रशासन का मनमानी नहीं तो क्या कहिएगा। और ये मजदूर दिन रात खट रहे हैं, और फिर भी इस कर्मचारी को इतना परेशानी हो रहा है। तब कर्मचारी हम समय दिए थे 10 रोज़ का कि 10 रोज़ के अंदर में इनकी समस्या का समाधान हो, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो हम लोग अब हड़ताल के मूड में आ गए हैं। कल मेरा रणनीति फाइनल होगा, उसके बाद हम डीएम कमिश्नर, एसपी साहब सारे लोगों को लिख कर दे देंगे और हम लोग काम बंद करेंगे। मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 24-25 मई को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का आयोजन होगा। यह सम्मेलन भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के सहयोग से हाइब्रिड मोड में होगा, जिसमें प्रतिभागी ऑनलाइन और ऑफलाइन भाग लेंगे। सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 275 शोध पत्रों के सारांश प्राप्त हुए, जिसमें 177 स्वीकृत है। शोध पत्रों का योगदान भारत में 94%, दक्षिण अफ्रीका में 1%, यूएई में 1%, चिली में 1%, यूएस में 1%, चेक गणराज्य में 2% और विभिन्न भारतीय राज्यों जैसे बिहार में 24%, उत्तर प्रदेश में 20%, महाराष्ट्र में 13% आदि से है। सम्मेलन में डॉक्टर सेर्गेई होच सोलवांकिया, डॉक्टर शेखर रकुर्ती यूएस, डॉक्टर वेलापी मसूमी दक्षिण अफ्रीका, डॉक्टर अमित राय दीक्षित आईआईटी ISM जैसे प्रतिष्ठित वक्ता शामिल होंगे। मुख्य संरक्षक डॉक्टर प्रतिभा IAS बिहार सरकार और संरक्षक अहमद महमूद IAS है। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मिथिलेश कुमार झा और प्रोफेसर संदीप तिवारी है। तकनीकी कोर्स समिति में प्रोफेसर मोहम्मद इरशाद आलम, प्रोफेसर शालिनी आनंद आदि शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में विभिन्न देशों और भारत के प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञ हैं, जो तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे। फ्लैश कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्टिव था कि हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कि इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन न्यू दिल्ली और दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दरभंगा, ये दोनों हमारे साथ जो है इसमें सहभागी के रूप में हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कई देशों से, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड अरब अमीरात, चिली, USA, चेक गणराज्य, वहाँ से भी जो है हमारे डेलीगेट्स हैं। और भारत के जो है 94% हैं, दक्षिण अफ्रीका के 1%, UAE से 1%, चिली 1%, USA का भी है 1%, चेकोस्लोवाकिया गणराज्य का 2% है। और कई राज्य से, जैसे कि बिहार से जो पार्टिसिपेशन है वो 24% है, उत्तर प्रदेश से 20%, महाराष्ट्र से 13%, नई दिल्ली 7%, पश्चिम बंगाल 6%, झारखंड 5%, केरल 4%, छत्तीसगढ़ 3%, आंध्र प्रदेश 3%, त्रिपुरा 3%, आसाम 3%, कर्नाटक 2%, राजस्थान 2%, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम एवं अन्य राज्य। इतना बड़ा जो है सबका पार्टिसिपेशन इस कॉन्फ्रेंस में होने वाला है। ये कौन कौन शामिल होंगे उसमें मुख्य अतिथि के रूप में? मुख्य अतिथि के रूप में माननीय जो है हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, वो इसमें मुख्य अतिथि होंगे। और इसके अलावे इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन नई दिल्ली के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो हमारे समारोह को प्रोजाइड करेंगे।
इसके कब हो रहा है सर? ये कार्यक्रम 24-25 2 दिन होगा मई 24-25 जी जी। मुजफ्फरपुर के दामू चौक रोड स्थित करियर संस्कार वैली स्कूल के छात्रों ने रामकृष्ण मिशन देवघर, आचार्य कुलम एवं गुरुकुल के बाद सैनिक स्कूल के प्रवेश परीक्षा में भी शानदार सफलता अर्जित की है। संस्था के सभी छात्रों ने सैनिक स्कूल वर्ग 6 के प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त किया है। संस्था के छात्र यशराज मिश्रा ने 95% मार्क्स के साथ सफलता अर्जित की है। अंग्रेजी एवं रीजनिंग में 100% मार्क्स लाकर उसने न केवल विद्यालय बल्कि शहर का भी मान बढ़ाया है। संस्था के छात्र नयन वत्स और अभिनव प्रकाश ने 91% से अधिक अंकों के साथ सफलता अर्जित की है। विद्यालय के बहुत सारे छात्रों ने 85% से ऊपर अंक लाकर मेरिट लिस्ट में अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। इस सफलता के कारण विद्यालय परिसर में खुशी का माहौल है। विद्यालय के प्राचार्य नवीन रोशन ने छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य अंजनी सर, सभी शिक्षकों एवं बच्चों को दिया है। इस मौके पर आयोजित समारोह में प्राचार्य नवीन रोशन ने कहा कि यह सफलता केवल बच्चों की ही नहीं बल्कि उनके माता पिता की भी है, जिनके निरंतर सहयोग से यह संभव हो पाया है। चयनित छात्राओं के माता पिताओं ने सभी स्कूल प्रबंधन एवं शिक्षकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। मौके पर विद्यालय परिसर में अंजनी कांत श्रीवास्तव, नवीन रोशन, नेहा गौरव, ज्योति कुमार मिश्रा, सचिन कुमार, विकास कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये जो हम 95% लाए हैं उसका सारा श्रेय नवीन सर, अंजनी सर और हमारे सारे टीचरों को जाता है। सबसे ज़्यादा श्रेय हमारे अंजनी सर को जाता है, जिन्होंने अपने ऑफिस ड्यूटी को छोड़ के हमारे पे टाइम दिया। कितना मार्क्स था? 95%। खुश हो? यस सर। माता पिता का खुश है? यस सर। क्या नाम हो गया? कितना मार्क्स आया? 285। खुशी है? यस सर। पेरेंट्स भी यस सर, खुश है, सब खुश है। सारा खुश से रहते होगे? सारा क्रेडिट हम लोग के सर सबको जाता है। अंजनी सर, नवीन सर, सचिन सर से बहुत मेहनत किए थे हम लोग। विकास सर। यशराज मिश्रा। बहुत अच्छा लग रहा है सर। उम्मीद था? उम्मीद तो था ही, जब से पढ़ रहा था और अच्छे नंबर से पास कर रहा था तो उम्मीद तो था ही। बहुत अच्छा संस्कार वैली का बहुत अच्छा नाम रहा और हम लोग का बच्चा हमेशा जब से डाले तब से प्रोग्रेस में ही रहा, इसलिए उम्मीद था कि निकल जाएगा और निकल भी गया। काफ़ी खुश हो? बहुत। बच्चों ने रिजल्ट दिया। हाँ, उम्मीद था? बहुत। स्कूल का कैसा? स्कूल के सहयोग से ही बच्चे आज इतने अच्छा कर पाए हैं। जी बहुत अच्छा लग रहा है सर। उम्मीद था? जी बहुत अच्छा उम्मीद था। न्यू संस्कार वैली को हमारे तरफ से धन्यवाद। इसके लिए मैं अंजनी सर, नवीन सर, विकास सर, तमाम जो भी शिक्षक हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा जी बहुत अच्छी गाइडेंस, इन लोगों का गाइडेंस बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा रहा। बच्चों हर सब्जेक्ट के बच्चों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना, बच्चे में क्या कमजोरी है सब चीज़ देखना, सब चीज़ काफ़ी अच्छे ढंग से न्यू संस्कार वैली बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है सर। स्कूल का रिज़ल्ट कल शाम में प्रकाशित हुआ है। काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट सैनिक स्कूल में हमारे बच्चों ने किया है। अपने संस्थान से करीब 7 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 90% ऊपर मार्क्स ला करके अपना संस्थान का नाम, अपने माता पिता का नाम काफ़ी गौरवान्वित किया है। अपने संस्थान से 285 मार्क्स ला करके यशराज मिश्रा ने पूरे बिहार में और अपने मुजफ्फरपुर में अपना नाम गौरवान्वित किया है। यशराज मिश्रा का जो मार्क्स है 285 है, जो 50 टॉप 50 बच्चे हैं बिहार के, उनमें उनका नाम शामिल है। अपने शहर में भी हमको लगता है कि उनका मार्क्स काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा संस्थान ने इसके पहले RKM में अतुलनीय सफलता अर्जित की थी। 2 बच्चे हमारे यहाँ से चयनित होकर के गए थे। इसके अलावा आचार्य कुलम में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लोगों ने दिया। फिर गुरुकुल में भी रिजल्ट हमारे बच्चों ने दिया। सैनिक स्कूल में हमारे यहाँ से जितने भी बच्चे बैठे थे सारे बच्चे क्वालिफाइड किए और जिसमें से 7-8 बच्चे जो हैं उन्होंने 90% ऊपर का मार्क्स अर्जित किया है। इसके अलावा संस्थान की जो एक इवनिंग क्लासेस चलती है सामने बहुत सारे गार्जियन के डिमांड पर, उसमें भी हमारे बच्चों ने क्लास 10th में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। ऑलमोस्ट 95% एबव हमारा एड्रिल राय जो छात्र है उन्होंने अचीव करके और संस्थान का नाम रोशन किया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 90% मार्क्स अर्जित
किए हैं क्लास 10th के मार्क्स में। यशराज मिश्रा यहीं पर खड़ा है। यशराज मिश्रा आइए ज़रा। काफ़ी गर्व है हमको इस बच्चे के ऊपर जिसने 95% मार्क्स अर्जित किया है, और अब हम इस बच्चे के साथ कह सकते हैं कि संस्कार वैली जो है सिर्फ क्वालिफाई ही नहीं करवाता है, टॉपर्स भी बनाता है। हमारे यहाँ नवोदय, सिमुताला, सैनिक स्कूल, RKM, RIMC, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सारी तरह के जो भी भारत के विश्व प्रसिद्ध स्कूल हैं, भारत के जो प्रसिद्ध स्कूल हैं, उन सभी की तैयारी करवाई जाती है। जी, किस प्रकार की हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के कोर्स रूम प्रोग्राम चलते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो डे स्कॉलर प्रोग्राम है। जो अपीयरिंग बच्चे होते हैं, कॉम्पिटिटिव बच्चे होते हैं, चूँकि आज के दिन में घर पर जो है बच्चों का माहौल उस ढंग का पढ़ाई का नहीं होता है, तो डे स्कॉलर प्रोग्राम में अगर बच्चे जुड़ते हैं तो उनके पास होमवर्क का प्रेशर नहीं होता है। उसमें हम लोग बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हर तरह का इन्वायरमेंट, उनको गाइडेंस सब तरह का प्रोवाइड करते हैं। सुबह से शाम तक बच्चे हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो एक होमवर्क प्रेशर लेस रहता है। टाइम टू टाइम बच्चों का रिफ्रेशमेंट चलता रहता है। उस तरह का एक इन्वायरमेंट बच्चों को दिया जाता है जिसमें बच्चे जो हैं अपनी समग्र शिक्षा यहाँ पर पूरा कर पाएँ और उनका समग्र रूप से विकास हो पाए। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर लक्ष्मण चौक के सागर कॉम्प्लेक्स में निशा मेकओवर नाम के ब्यूटी पार्लर का धूमधाम से शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन वार्ड नंबर 2 के पार्षद गायत्री चौधरी ने फीता काट कर किया। सबसे पहले पार्षद गायत्री चौधरी ने पार्लर के बाहर स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा की और दीप प्रज्वलित किया। पार्षद गायत्री चौधरी ने बताया कि निशा मेकओवर में आज के आधुनिक माहौल के हिसाब से सारी सुविधाएं उपलब्ध है। निशा जी दिन रात तरक्की करे, यही शुभकामनाएं हैं। वहीं निशा मेकओवर की ऑनर निशा ने बताया कि यह ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, फेशियल, हाइड्रा फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, नेल आर्ट, बॉडी पॉलिशिंग आदि की विशेष सुविधा है। उन्होंने बताया कि निशा मेकओवर की सारी फैसिलिटीज वाजिब कीमतों पर उपलब्ध है। वहीं पार्लर में आई महिलाओं ने बताया कि निशा मेकओवर सबसे बेस्ट है और यहां उन्हें मेकअप करवाकर संतुष्टि मिली। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा लगा ये पार्लर खुली है, इसको भगवान दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ाए। निशा जी को, निशा हमारी बेटी है, ये बहुत आगे बढ़े, बहुत खुश रहे, यही हमारा मंगल कामना है। मेरा नाम निशा है और ये सैलून का नाम निशा मेकओवर है और ये आपका लक्ष्मी चौक सागर कॉम्प्लेक्स के अंदर है और यहाँ पे सारे सर्विसेज हैं और मेकअप की भी है और मतलब नॉर्मल सर्विस जो भी होता है, आईब्रो, वैक्स, हाँ, मैनिक्योर, पेडिक्योर और हाइड्रा फेशियल, ये सब है। प्राइसिंग क्या रहेगी? मार्केट में बहुत सारे पार्लर्स हैं, तो आपके यहाँ प्राइसिंग क्या है? अभी तो मतलब मार्केट में जो भी प्राइसिंग है वो सबसे मतलब बेस्ट है। आईब्रोज ये सब के, हाइड्रा फेशियल के या फिर मेकअप के, ब्राइडल के हो या पार्टी के हो, ये सब का आपको सबसे बेस्ट है। बहुत ही अच्छा लगा है और यहाँ पे सारे मतलब सारे टाइप के सर्विसेज मिलेंगे, जैसे कि ब्राइडल का और फिर पार्टी मेकअप हो गया, इंगेजमेंट मेकअप हुआ, या फिर अगर आपको प्री ब्राइडल भी चाहिए जैसे कि उसमें फेशियल, वैक्स जो भी करवाना है, फेस वैक्स, बॉडी पॉलिशिंग, नेल एक्सटेंशन, ये सब कुछ यहाँ पे होते हैं। तो भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो मेरा नाम अमीशा हुआ। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के खादी भंडार चौक पर आस्था प्रोफेशनल सैलून की तीसरी शाखा का भव्य शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन खादी ग्रामोद्योग के मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। इस दौरान जदयू के मुसहरी प्रखंड अध्यक्ष गौरव कुमार सिंह, प्रोपराइटर विजय शंकर, शैलेश तिवारी, रत्नेश कुमार, विवेक कुमार सहित शहर के कई अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। वहीं सैलून के प्रोपराइटर विवेक कुमार सोनू ने बताया कि आस्था प्रोफेशनल सैलून की पहली ब्रांच युवा सैनी पार्क के समीप है, दूसरी ब्रांच भगवानपुर में है। दोनों ब्रांच के सफल संचालन के बाद और ग्राहकों की डिमांड पर अपनी तीसरी ब्रांच खादी भंडार चौक पर खोला है। हमारे एक ही छत के नीचे कुशल कारीगरों के द्वारा हेयर केयर, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर कटिंग और सेविंग्स की वातानुकूलित माहौल में व्यवस्था की गई है। साथ ही बताया कि हमारे यहाँ फेशियल और लेजर फेशियल किया जाता है, जिसमें चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए कार्य किए जाते हैं। PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रीटमेंट सहित EFC, जिसमें बालों को झड़ने से बचाने के लिए प्राकृतिक रूप से कार्य किए जाते हैं। अन्य सुविधाओं में हेयर डिजाइन, हेयर कटिंग, बालों के कलर सर्विस, फेशियल ट्रीटमेंट, मेडिकल एस्थेटिक्स के कार्य किए जाते हैं। एसी सैलून इस एरिया में फर्स्ट बना है, पहले से यहाँ नहीं था।
तो यहाँ के जो लोकल पब्लिक हैं, मोती झील जाते थे, कलवरोट जाते थे, अब उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो गया है, जो घर बैठे इसका आनंद लेंगे। और बहुत बहुत शुभकामना है विजय शंकर जी का, जो सैलून बहुत अच्छा चले। आज हमारी शॉप आस्था प्रोफेशनल का ये तीसरा ब्रांच खादी भंडार चौक पे खुला है। इससे पहला ब्रांच मेरा जुब्बा सानी पार्क ICICI बैंक के सामने है। दूसरा मेरा ब्रांच भगवानपुर में है और आज तीसरा ब्रांच ये खुला है। इस एरिया में कोई सैलून नहीं था, बहुत दिनों से मांग थी कि एक खादी भंडार में खोला जाए। इसको कस्टमर की बातों को देखते हुए हमने आज यहाँ तीसरा ब्रांच का शुभारंभ किया है। क्या खासियत है इसमें? सर्विस का क्या? इसमें सर्विस आपका सभी तरह का सर्विस मिलेगा। फेशियल है, डिटेन है, फेशियल है, डिटेन है, क्लीनअप है और बाल कटिंग, शेविंग, ये तो सबसे बेस्ट है ये उत्तम कारीगर के द्वारा। और साफ़ सफाई का मेन ध्यान रखते हुए हमारा पहले से ही रिकॉर्ड रहा है इस मामले में। हमारे यहाँ मेंटेन किया जाता है, सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई पर ध्यान दिया जाता है और ये फुल्ली वातानुकूलित हमारा सारा ब्रांच है। प्राइस की बात करें तो क्या कुछ ऐसे तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रखा गया है, कम ही प्राइस में ही अदर ब्रांच की तुलना में, मेरे अदर ब्रांच की तुलना में यहाँ अभी कम ही प्राइस रखा गया है। हेयर ट्रीटमेंट से संबंधित कुछ यहाँ? हाँ, हेयर ट्रीटमेंट भी यहाँ होती है। अगर आप भी शांत वातावरण में पढ़ाई करना चाहते हैं तो तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आपकी चिंता खत्म हुई, क्योंकि शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड में कृष्णा होंडा के सामने धूमधाम से उज्जवल लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन हुआ है। शहर की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा के द्वारा फीता काट कर इसकी शुरुआत की गई है। इस मौके पर उन्होंने लाइब्रेरी की सुविधाओं को लेकर डायरेक्टर को खूब बधाई दी और उसकी तारीफ की। वहीं लाइब्रेरी की डायरेक्टर मनीषा जायसवाल ने बताया कि उद्घाटन के अवसर पर जून तक निःशुल्क पंजीकरण की सुविधाएं उपलब्ध होगी। पूर्णतः वातानुकूलित लाइब्रेरी में शांत और स्वच्छ वातावरण, उचित रोशनी, आरामदायक फर्नीचर और हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा उपलब्ध की गई है। इसके अतिरिक्त दैनिक समाचार पत्र और शुद्ध पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। मनीषा जायसवाल ने कहा कि लाइब्रेरी का उद्देश्य विद्यार्थियों और पाठकों को अध्ययन के लिए आदर्श माहौल प्रदान करना है। आज मैं अखाड़ा घाट में उज्जवल लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह में आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ की ऑनर मनीषा लवली जी को बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। आगे बढ़ें और अपनी नई पहचान बनाएं। और बहुत अच्छा लगता है कि एक महिला घर परिवार को संभालते हुए आगे बढ़ रही हैं। और इन्होंने एक दूसरे ब्रांच भी बहुत सालों पहले खोला था। ये एक दूसरा ब्रांच है जहाँ करीब 60 स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था है। और मैं लाइब्रेरी के बारे में बोलना चाहूँगी कि लाइब्रेरी एक ऐसा जगह है जहाँ लोग ज्ञान का प्रसार करते हैं। ये ज्ञानवर्धक जगह है। और घर में होता क्या है कि बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जैसे इन्होंने वाईफाई की सुविधाएं यहाँ दी हैं बच्चों को। और घर में कभी होता है कि गेस्टिंग की वजह से बच्चों को शांति नहीं मिल पाती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ के बच्चे शांति से पढ़ पाएंगे। और वाईफाई की जो सुविधा है तो वो सुविधा ले करके जो भी आजकल यूट्यूब, गूगल पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे डाउनलोड करके बच्चे घर पर भी पढ़ सकते हैं। ये सारी सुविधा है। और मैं मनीषा जी को बोलना चाहूँगी, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी बोलना चाहूँगी कि अगर वो पास आउट हो जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग, IT के लिए या UPSC BPSC के बाद पास आउट हो जाते हैं, जो बुक्स उनके जो पुराने हो जाते हैं, तो वो प्लीज़ डोनेट कर दें मनीषा जी को। तो ये आगे के लिए और भी बहुत अच्छा होगा। और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैं पहले से भी जान रही हूँ कि यहाँ जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जो MBBS फाइनल कर लिए हैं और PG की तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मनीषा जी जैसी नारी से और नारियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और मैं तहे दिल से इनको आमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लाइब्रेरी आपको कृष्णा होंडा के सामने अखाड़ा घाट रोड में खुला हुआ है, उज्जवल लाइब्रेरी। यहाँ पे वाईफाई का सुविधा है। नीट एंड क्लीन आपको ये लाइब्रेरी मिलेगी हर समय। यहाँ पे आपको हर बच्चों के लिए बड़ा डेस्क का सुविधा है, लाइट का सुविधा है। और
सभी बच्चे सीसीटीवी कैमरा के अंडर में है ताकि इधर से उधर कुछ भी हो नहीं सकता है। और यहाँ प्यूरिफाइड वाटर का भी व्यवस्था है। मतलब हमारे तरफ से बच्चों को जो ये पढ़ने के लिए एक शांति माहौल होना चाहिए वो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? सीटिंग कैपेसिटी इसकी 67 है। 24 घंटा अवेलेबल है? नहीं, अभी तो फ़िलहाल 24 घंटा का कोई मेरा नहीं है विचार। ये भी हम इसको 7 AM to 9 PM ही कर रहे हैं। हाँ, इसमें ऑफ़र हम लगाए हुए कि आज 23 मई से जून तक जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे उनका रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और फुल शिफ्ट वालों के लिए ऑल टाइम रजिस्ट्रेशन फ्री होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Karyat, Bangra, Muzaffarpur, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jan Chhapra also.